Welcome to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाठक एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 9 ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की। इससे पहले हम पैरामीट्रिक टेस्ट की बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की। पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक में क्या अंतर होता है, ये आपके होंगे पैरामीट्रिक टेस्ट और ये इधर हो गए आपके नॉन पैरामीट्रिक है ना। तो इसमें जो है कि अब लेट मी टेक स्टाइलस पेन वगैरह मैं कुछ ले लूँ। चलो, तो इसमें जो है कि पैरामीट्रिक में आपके कौन कौन से टेस्ट आते हैं। पैरामीट्रिक में जो है कि मैंने बताया था कि आपके लिए यहाँ पर ZTP है ना, F और N, यानी जो है कि Z टेस्ट, T टेस्ट, आपका जो है कि पियर्सन टेस्ट और आपका F टेस्ट और अनोवा है, ये इसमें आते हैं। बाकी जो है कि इसमें आपका काई स्क्वायर टेस्ट आता है, उसके बाद इसमें U टेस्ट आता है, H टेस्ट आता है, एस टेस्ट यानी स्पेरमैन कोरिलेशन टेस्ट इसमें आ जाता है, स्पीयरमैन कोरिलेशन टेस्ट, ठीक है ना। तो ये सारे इसमें टेस्ट वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद जो पैरामीट्रिक में क्या डिफरेंस, पैरामीट्रिक में यहाँ पर जो है कि पॉपुलेशन का, यानी पॉपुलेशन का आप जो है यहाँ पर जो है कि पॉपुलेशन की अजम्पशंस यहाँ पर जो है कि आप लेके मान के चलते हो। यहाँ पर जो है कि नो पॉपुलेशन अजम्पशन, यहाँ पर जो है कि कोई पॉपुलेशन की अजम्पशन नहीं होती। उसके बाद आपका पैरामीट्रिक क्या होता है, ये आपका होता है क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव, और ये आपका होता है क्वालिटेटिव। क्योंकि ये क्वालिटेटिव होता है तो ये जो है यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ स्केल आपके क्या होते हैं, नॉमिनल होते हैं, नॉमिनल या आप कह सकते हो ऑर्डिनल। और यहाँ पर जो मेजरमेंट ऑफ स्केल होते हैं ये आपके क्या होते हैं भैया, इंटरवल। क्या होते हैं आपके भी, ये इंटरवल होते हैं या रेशियो। तो ये चीज़ें होती हैं भाई साहब। तो ये और भी इसमें काफ़ी डिफरेंसेस वगैरह है, तो जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है। यह है आई एम डिस्कसिंग बिकॉज ऑफ टू सम कि आप जो है कि कुछ रिलेट कर पाए, एक तरीके से आपका थोड़ा रिवीजन हो और उसके बाद फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपके ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। इसमें जो कि पहले हम बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट की, उसके बाद हम मान वाइडमैन टेस्ट की बात करेंगे जो कि यू टेस्ट है, और उसके बाद हम इसमें कर्जल वालिस टेस्ट यानी एच टेस्ट की हम इसमें बात करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही जो है कि लेक्चर शानदार होने वाला है, सेशन शानदार होने वाला। आप बिल्कुल कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, डिफरेंसेस नोट करते रहिए, क्योंकि डिफरेंसेस से ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। क्योंकि भैया इसमें इस टेस्ट में क्या अंतर है वो बताइएगा, या सीधा सीधा स्टेटमेंट दे देंगे आपको, इधर मैच द फॉलोइंग दे देंगे, मिलाना पड़ेगा। और जो है कि जो स्टेटमेंट्स होंगे वो समथिंग देयर विल बी माइन्यूट डिफरेंसेस वहाँ पे होंगे, तो आपको समझना पड़ेगा। तो बहुत ही बारीकी से समझिएगा और मैं भी बहुत ही बारीकी का समझाने का प्रयास करूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। ये टेस्ट आपका काई स्क्वायर टेस्ट है ना। अब देखिए, क्योंकि भाई नॉन पैरामीट्रिक के अंदर तो ये तो पहला तो होगा कि इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, तो ये स्टेटमेंट सीधा सीधा आ जाएगा। तो अगर काई स्क्वायर लिखा तो इससे आप मिला दीजिएगा। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक के अंदर और भी टेस्ट है ना। तो इसकी जो है कि और भी फंक्शन आप याद कर लीजिए ताकि अदर टेस्ट वगैरह से ये जो है कि अलग हो जाए, ठीक है ना। अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट काई स्क्वायर कैन बी यूज्ड। अब जो है कि ये इंपॉर्टेंट है कि काई स्क्वायर टेस्ट जो है कि कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, यानी ये सबसे इसकी यूनिक चीज है जो अदर टेस्ट में आपको नहीं मिलेगी। यानी जो है ये टेस्ट आपका जो कि गुडनेस ऑफ फिट के लिए ये यूज करा जाता है, पता करने के लिए। और एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल, यानी जो है कि दो वेरिएबल है, मान लो एक्स और वाई, इनके बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से या नहीं है। ये किससे पता करा जाता है भैया, काई स्क्वायर टेस्ट से। ये किससे पता करा जाता है, काई स्क्वायर टेस्ट से ये चीज पता करी जाएगी। और गुडनेस ऑफ फिट, यानी गुडनेस ऑफ फिट और इंडिपेंडेंसी बिटवीन टू वेरिएबल को पता करने के लिए हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इट हेल्प इन असेसिंग द गुडनेस ऑफ फिट बिटवीन द सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड दोज एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली, यानी जो आपने ऑब्जर्व करा और जो आपने एक्सपेक्ट करा था। जैसे आपने एक्सपेक्ट करा था कि भैया आप जो हैं बहुत ही जो है कि जब कहीं जाएंगे तो आपका बहुत खातिरदारी वगैरह करी जाएगी। मान लो कोई स्पेशल आपके रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो आपको लगा कि बहुत ज़्यादा आपकी खातिरदारी करी जाएगी, आपके लोग पैर दबाएंगे बैठ के, आपको बढ़िया बिस्तर पे जो है कि सुलाएंगे, हवा आपकी करी जाएगी हाथों से, है ना। स्पेशली जो है कि खातिरदारी आपकी होगी, आपके लिए बहुत सारे पकवान बनाए जाएंगे, सारा कुछ इस तरीके से आप सोचते हुए गए। लेकिन एक्चुअल में जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको पता लगा कि जो है कि वहाँ पर आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, आप खड़े हो ऐसे करके, है ना। तो उन्होंने कहा कि भैया आ गए, तो कोई उसका मतलब ही नहीं है कि आप बैठे हो, पानी तक के लिए नहीं पूछे। तो मतलब ऑब्जर्वेशन आप जो एक्चुअल में वहां जाके फिर आपने जो ऑब्जर्व करा, यानी वो आपकी होगी ऑब्जर्वेशन, और एक्सपेक्टेशन यानी कुछ आपने और ही करा था। तो इसके बीच में जो है कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि इट हेल्प इन एक्सेसिंग, पता करने के लिए, द गुडनेस ऑफ फिट, यानी गुडनेस ऑफ फिट बिटवीन द सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, जो आपने ऑब्जर्व करी कि आपको पानी तक के लिए नहीं पूछा गया, और एंड दोज
एक्सपेक्टेड थियोरेटिकली, जो आपने एक्सपेक्ट करा था, तो उनके दोनों के बीच में जो गुडनेस ऑफ फिट है, यानी कितनी चीजें फिट बैठी हैं, जैसा आपने एक्सपेक्ट करता वैसा ही आपके साथ वहां पे हुआ है या नहीं हुआ, या वैसा नहीं हुआ, बात समझ रहे हो आप। तो यानी गुडनेस ऑफ फिट, यानी अगर वैसा ही बिल्कुल हुआ तो यानी गुडनेस ऑफ फिट आपका बहुत बढ़िया काम कर गया, और नहीं वैसा हुआ तो यानी गुडनेस ऑफ फिट आपका अच्छा नहीं है, ये चीज है। इट मेक्स कंपैरिजन बिटवीन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, यानी भैया ये जो है कि आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी जो है कि आपने सोचा था कि वहां पर जाकर के आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में आप वहां पर गए, आपने ऑब्जर्व करा अपनी आंखों से, अपने आपने जो है कि चश्मदीदों से आपने जब ऑब्जर्व करी वो चीज, तो जो है कि उनमें कितना रिलेशन है कितना रिलेशन नहीं है, ये आपने काई स्क्वायर टेस्ट से पता कर पाए हो, और गुडनेस ऑफ फिट के माध्यम से। ग्रेटर द डिफरेंस ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, यानी अगर ग्रेटर डिफरेंस है, यानी ग्रेटर इज द डिफरेंस, तो यानी जो कि ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, बात खत्म, ठीक है। इफ देयर इज नो डिफरेंस, तो कोई अगर डिफरेंस है ही नहीं, जैसे जैसे आपने एक्सपेक्ट करा था, जो आपने एक्सपेक्टेशन जो आपकी थी, एक्सपेक्ट जैसा आपने करा वैसा ही बिल्कुल आप गए, आपके लोग पैर दबाने लगे, आपको बिठाया, आपकी हवा कर रहे, भैया पानी लीजिए, भैया चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, आपके लिए नाश्ता 56 भोग आपके लिए आपके सामने रखे गए, और सारा कुछ वैसा ही हुआ, तो यानी जो है कि कोई डिफरेंस ही नहीं, तो काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ के चलनी है। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी देन द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज जीरो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, इसको जो है कि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी कहा जाता है। एक दो मामलों में यूज होता है, एक तो गुडनेस ऑफ फिट के लिए, दूसरा जो कि इंडिपेंडेंसी देखने के लिए, दो वेरिएबल्स के बीच में इंडिपेंडेंसी देखने के लिए यूज होता है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद विच इज डिटरमाइंड वेदर अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिट और ऑब्जर्व डेटा और नॉट, ये चीज इसका जो है कि ये जो है कि आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना, गुडनेस ऑफ फिट जानने के लिए। यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है ये ओ, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में से आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दिया, ठीक है ना, और जो है कि उनका होल स्क्वायर करके अपॉन में क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, तो आपका ये हो जाएगा फॉर्मूला, यानी ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद जो है कि यहाँ पर आपका जो नीचे है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टेस्ट ऑफ, यहाँ पर जो है कि टू वेरिएबल, जो है कि यहाँ पर सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल का भी टेस्ट है, वो जो कि आप आगे देखेंगे। कंडीशन फॉर काई स्क्वायर टेस्ट, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एंड यूज्ड आर कलेक्टेड ऑन ए रैंडम बेसिस, ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्ड होती हैं या यूज होती हैं वो कलेक्ट होती हैं ऑन अ रैंडम बेसिस। ऐसा नहीं है कि जो है कि आपने रैंडमली मान लो कि ये ऐसे करके ये सैंपल है और ये जो है कि ये, तो यहाँ या मान लो कि ये पॉपुलेशन, तो यहाँ से कोई भी सा भी जो मन हुआ ये इंडिपेंडेंटली और जो है कि रैंडमली आपने ऑब्जर्वेशन वहाँ से आपने पिक कर ली। ऑल द आइटम्स इन द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, है ना, ये सारे आइटम जो है कि इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है कि ये जो है कि आइटम इस पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूँ, जैसे कि बहुत सी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि मान लो कि जो लोग नूडल्स खाते हैं और जो लोग जो है कि सुस्त रहते हैं, तो ये इनके अंदर आपने दो डेटा लिए, यानी जो लोग बहुत सुस्त रहते हैं आलसी हैं और जो लोग नूडल्स खाते हैं, तो आपने दोनों डेटा उठाए, लेकिन वो डेटा जो है कि आपने उसमें हो सकता है डबल काउंटिंग हो जाए, यानी जो व्यक्ति सुस्त है वही नूडल्स खाता है, और जो नूडल्स खाता है इसीलिए वो सुस्त है क्योंकि वो नूडल्स खा रहा है, तो उसके अंदर फैट है, तो यानी जो है कि उसके अंदर जो है कि थोड़ा सुस्ती आ रही है, मतलब बहुत सी चीज़ें उसमें हो सकती हैं, तो यानी वो डिपेंडेंट हैं, तो हमको ऐसे वेरिएबल नहीं लेते, हमको जो है कि इंडिपेंडेंट बिल्कुल वेरिएबल हमको उठाने हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है ये चीज़। तो यहाँ पर आपको ऐसा नो ग्रुप शुड कंटेन वेरी फ्यू आइटम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ग्रुप जो है कि बहुत ही फ्यू आइटम हो, यानी लेस देन 10 हो, लेस देन 10 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी जो है कि से लेस देन 10 नहीं होना चाहिए। ओवरऑल नंबर ऑफ आइटम मस्ट आल्सो भी रीजनेबली लार्ज, और जो ओवरऑल आइटम है वो भी बहुत लार्ज होना चाहिए, नॉर्मली जो है कि 50 से जो है कि कम नहीं होना चाहिए। हाउएवर स्मॉल द नंबर ऑफ ग्रुप्स में भी, भले चाहे नंबर ऑफ ग्रुप कम हो, नंबर ऑफ ग्रुप भले चाहे कम हो, ठीक है ना, लेकिन जो है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम 50 होने चाहिए, और जो ग्रुप के अंदर आइटम वो कम से कम 10 होने चाहिए, भले चाहे ग्रुप कम हो, ये चल जाएगा, ठीक है ना। काई स्क्वायर एज अ पैरामीट्रिक टेस्ट इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा जो है कि ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जो काई स्क्वायर टेस्ट जो है कि एज अ पैरामीट्रिक टेस्ट यूज होता है अ टेस्ट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस यानी टेस्ट फॉर किसके लिए है, पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वेरिएंस, यानी जो है कि सैंपल वेरिएंस के बेसिस पर हम सैंपल उठाते हैं, जो सैंपल वेरिएंस है उसके बेसिस पर हम पॉपुलेशन वेरिएंस निकालने की कोशिश करते हैं, कहने का मतलब बात समझ रहे हो, यानी इज अ टेस्ट ऑफ काई स्क्वायर इज अ टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वेरिएंस, यानी जो है कि सैंपल वेरिएंस के बेसिस पर हम पॉपुलेशन वेरिएंस का पे जो है कि पॉपुलेशन वेरिएंस निकालते हैं, उसके ऊपर टेस्ट लगाते हैं, तो ये कहने की कोशिश कर रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी टेक ईच वन ऑफ द कलेक्शन of the sample variance divides them by
यानी ये पूरी बात कह रहा है, ठीक है ना। ये का स्क्वायर जो है ये आपका जो है कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो आपका पॉपुलेशन सैंपल का अपॉन जो है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं n-1 से, तो आपका ये जो है कि का स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकल आती है। तो आप ये देख लीजिए, फॉर्मूला है, फॉर्मूला जनरली रेयरली आपसे पूछ सकते हैं, बाकी ज़्यादातर जो है कि ये जो आपके ऊपर के स्टेटमेंट्स हैं ये आ जाते हैं, और वहाँ पर जो है आपसे पूछते हैं वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू का स्क्वायर टेस्ट। तो ये आपको समझ लेना है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया था काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट में हमने क्या क्या पढ़ा भाई? काई स्क्वायर टेस्ट में क्या नॉन पैरामीट्रिक है, इसको दो तरीके यानी टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट भी बोला जाता है, टेस्ट ऑफ जो है कि यहाँ पर टू चेक वेदर द रिलेशन इज इंडिपेंडेंट और नॉट इन टू वेरिएबल्स, उसके लिए होता है। उसके अलावा जो है कि यहाँ पर गुडनेस ऑफ फिट तो आपको पता ही है। जो उसके बाद मेक कंपैरिजन बिटवीन द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी और जो है कि ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी के बीच में जो है कि ये कंपैरिजन जो है कि देखता है कि जो है कि भाई क्या उसकी वैल्यू जो है कि टेस्ट की वैल्यू अगर जीरो हो तो यानी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, और अगर वैल्यू लार्ज है तो यानी जो है कि ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। चलो, मान वाइट ने यू टेस्ट, मान वाइट ने का यू टेस्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। यू टेस्ट मान वाइट ने, ठीक है ना। इट इज़ अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, हमको पता है भाई, बिल्कुल बात सही है। अब देखो यू टेस्ट और टी टेस्ट में देखो क्या संबंध है, यहाँ पर ये चीज़ आप समझोगे। दिस टेस्ट इज यूज टू इन्वेस्टिगेट वेदर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग द सेम डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है कि ये टेस्ट ये चेक करता है कि भैया जो आपने दो सैंपल लिए हैं, कोई बात नहीं सैंपल आप भी क्या हो, ये दो सैंपल क्या सेम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली पॉपुलेशन से लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, ये टेस्ट करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या क्या आपका होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप कह सकते हो कि मैंने कहा कि अगर कोई एप्पल बेच रहा है तो अगर सारे एप्पल एक जैसे वो लिए बैठा हुआ है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप इसे कह सकते हो, ठीक है ना। और एक व्यक्ति है कुछ सेब जो है कि मान लो कि लिए बैठा है, लेकिन उसमें जो है कि कुछ जो है कि एप्पल है वो फॉल्टी है, मान लो ये फॉल्टी ये फॉल्टी ये फॉल्टी है ना, तो फॉल्ट भाई तो वो आपसे कहेगा वहाँ पर ये आपको रैंडम एप्पल पिक नहीं करने देगा, क्योंकि उससे पता है कि आप अच्छे अच्छे उठा लोगे। तो यहाँ पर नॉट रैंडम होते हैं, यानी जो है कि यहाँ पर अगर पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो वहाँ पर जो कि रैंडमनेस नहीं होता, सैंपल आप रैंडमली नहीं पिक कर सकते हो, इंडिपेंडेंसी वहाँ पर नहीं होती। लेकिन इसमें जो है कि इंडिपेंडेंसी होती है, रैंडमली जो है कि आप उससे बोलो भैया मैं उठा लूँ तो वो कहेगा उठा लो, क्योंकि उसे पता है कि आप कुछ भी जो है कि ज़्यादा अच्छा नहीं ले जाने वाला, आप कोई सा भी उठा लो जो मेरे पास बचेगा वो भी अच्छा बचने वाला है। तो यानी जो है कि यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भैया इसमें जो है द टेस्ट जो है कि यूज होता है टू इन्वेस्टिगेट वेदर टू इंडिपेंडेंट सैंपल वर सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग सेम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो है कि दो सैंपल हैं क्या वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन वाली पॉपुलेशन से उठाए गए हैं या नहीं उठाए गए, इसीलिए केवल जो है कि यू टेस्ट का यूज होता है ये पता करने के लिए कि जो सैंपल आए हैं ये क्या सेम डिस्ट्रीब्यूशन वाली पॉपुलेशन से हैं या नहीं है, ठीक है ना। इट इज ट्रू नॉन पैरामीट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टी टेस्ट, मैंने कहा ना टी टेस्ट की बात यहाँ पे आएगी, यानी जो है ये आपका क्या है कि नॉन पैरामीट्रिक काउंटर पार्ट है टी टेस्ट का, एंड गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ सिग्निफिकेंट स्पेशली व्हेन सैंपल साइज आर स्मॉल, यानी जो सैंपल साइज जब स्मॉल होता है यानी 0 to 30 तो भैया ये जो है कि आपका टी टेस्ट होता है। तो यानी यहाँ पर भी सैंपल साइज का स्मॉल है एंड पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन डिफरेंस इतना है कि टी टेस्ट में पॉपुलेशन क्या है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, क्योंकि टी टेस्ट आपका पैरामीट्रिक टेस्ट है, लेकिन यू टेस्ट यहाँ पर जो है कि पॉपुलेशन यहाँ पर क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है तो ये यहाँ पर जो है कि पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि आपको पता होगा पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक का यही दो अंतर खास होते हैं, है ना, कि पैरामीट्रिक में पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, नॉन पैरामीट्रिक में पॉपुलेशन नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, ये चीज़ है। इट इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन, ये जो है कि किस पर बेस्ड है, कंपैरिजन ऑन एवरी ऑब्जर्वेशन इन द फर्स्ट सैंपल विद द एवरी ऑब्जर्वेशन इन द अदर सैंपल। जैसे मान लो कि ये दो सैंपल हैं उनके जो है कि जो भी ऑब्जर्वेशन होती है सैंपल में ना, तो हर एक ऑब्जर्वेशन का हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ रिलेशन जो है कि बताता। मान लो इसमें जो है कि 2 ऑब्जर्वेशन है, इस वाले सैंपल में भी इसमें 3 ऑब्जर्वेशन मान लीजिएगा, तो ये इसका यानी इससे भी रिलेट करेगा, इससे और इससे भी, इसका भी इससे रिलेट करेगा, इसका भी जो है कि इसका इससे तो हो ही गया है और इससे, यानी जो है कि अब जो है कि हर ऑब्जर्वेशन हर एक दूसरे सैंपल की हर एक ऑब्जर्वेशन से क्या है कि यहाँ पर कंपेयर करी गई है, ये चीज़ है। तो टेस्ट स्टैटिक जो है कि वो यू से नोट करा था, मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ यू इज n1 स्टार मल्टीप्लाइड बाई n2, यानी n1 क्या है, पॉपुलेशन सैंपल 1 का साइज है ना, सैंपल 1 की पॉपुलेशन का साइज है, और यानी जो है कि ये 2, यानी सैंपल 1 में अगर 2 है तो 2 × 3
तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू, एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये चीज़ है। ये जो है कि मान वाइड ने विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट भी कहा जाता है। ये आपका जो है कि मान वाइड ने विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट भी कहा जाता है, और मान वाइड ने विल्कोक्सन टेस्ट भी कहा जाता है। यानी जो है कि ये भी जो है कि आपको विल्कोक्सन मान वाइड ने मान जा भाई, वाइड ने वाइट बॉल अगर दी तो मैं मान जा, विल्कॉक्स ने विकेट टिकट गिर गया है, तो ऐसे आप याद कर लो, ठीक है ना, मान वाइड ने विल्कॉक्स ने, ये चीज़। चलो अब जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप याद देख लीजिएगा, u इक्वल टू R1 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2। यानी जो है कि जो यहाँ पर N1 क्या है, सैंपल साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो कि जो सैंपल 1 की पॉपुलेशन है, सैंपल साइज है वो आपको जो यहाँ पर ये सैंपल 1, और जो कि R1 क्या, सम ऑफ द रैंक्स ऑफ सैंपल 1, यानी जो कि जो रैंक्स है, सम ऑफ द रैंक जो होती हैं वो सैंपल 1 की, वो आपका R1 यहाँ पे हो जाएगा। और U2 क्या हो जाएगा, R2, और जो कि पॉपुलेशन जो अदर दो सैंपल ना, यहाँ पे दो सैंपल के बीच का हम देखते हैं कंपेयर करके, तो यहाँ पर जो कि N2 हो जाएगा। वही सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे R1 की यहाँ पे R2 हो जाएगा, और N1 की यहाँ पे N2 हो जाएगा यहाँ पे, और दोनों को जोड़ लेंगे तो इस तरह से निकल आता है। यानी नोइंग दैट R1 प्लस R2 इक्वल टू n plus 1 upon 2 and n equal to n1 plus n2, and doing some algebra we find the test that the sum is u1, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपके लिए, तो यानी ये हम वैल्यू निकाल लेते हैं। हालांकि ये आपसे बहुत ज़्यादा ये पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर का नहीं पूछा ज़्यादा पूछते, लेकिन मैंने फिर भी आपको यहाँ पर शो कर दिया है, ताकि आप जो है कि एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो है कि आपका यू टेस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है। कर्जल-वालिस टेस्ट, एच टेस्ट, यानी जो है कि अभी हमने मान वाइड ने टेस्ट करा था, मान वाइड ने टेस्ट आपका यू टेस्ट हो गया, कर्जल-वालिस टेस्ट आपका हो जाएगा एच टेस्ट। तो जो है कि एच टेस्ट में क्या है, ये आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग नॉन पैरामीट्रिक आपका टेस्ट हो गया। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ इक्वल और डिफरेंट सैंपल साइज। ये टेस्ट जो है कि यूज होता है किसके लिए, कंपेयर करने के लिए टू और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल। बात समझ रहे हो आप, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल हैं ऑफ इक्वल और डिफरेंट सैंपल साइज, जो है कि उसके लिए यूज होता है। तो समझिए आप बात, यानी ये तो एक्सटेंशन हो गया है, क्योंकि जो है कि अगर आप देखा जाए तो दो सैंपल, जैसे कि आपने देखा होगा कि टी टेस्ट और जो है आपका जेड टेस्ट, यानी 2 सैंपल 2 सैंपल, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है कि ये यूज होता है कंपेरिजन ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ इक्वल और डिफरेंट सैंपल साइज। यू से अगर आप कंपेयर करें तो जो है कि ये क्या करता है कि उसमें भी जो है कि उसमें 2 सैंपल थे, लेकिन यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल हैं। ये चीज़ समझो पहले, ठीक है ना। इट एक्सटेंड द मान यू टेस्ट, हाँ देखो ये आपका यू टेस्ट एक्सटेंड करता है, विच इज यूज फॉर कंपेयरिंग ओनली 2 ग्रुप्स। यू टेस्ट जो है कि केवल 2 ग्रुप कंपेयर करता है, ठीक है ना। वन वे अनोवा इज द पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट टू दिस टेस्ट, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द वन वे अनोवा रैंक। ये आपका जो है कि वन वे अनोवा रैंक भी कहा जाता है, क्योंकि जो है कि वन वे अनोवा इज द पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट, वो ये जो है कि एक तरीके से बिल्कुल पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट है, किसकी तरह एच टेस्ट की तरह, है ना। एंड इसीलिए जो कि एच टेस्ट को वन वे अनोवा ऑन रैंक भी कहा जाता है, वन वे अनोवा ऑन रैंक, ठीक है ना। इट यूजेज रैंक इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डेटा, ये जो है कि रैंक यूज करता है, और रैंक का आप इसलिए भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो है कि ये नॉन पैरामीट्रिक के अंदर आता है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है कि आपके उसमें क्वालिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव में जो है कि रैंक, ऑर्डिनल और ये नॉमिनल वगैरह हम देखते हैं, यहाँ पर रैंकिंग ही करी जाती है। इट डज नॉट अज्यूम द पॉपुलेशन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट डज नॉट अज्यूम पॉपुलेशन, ये जो है कि पॉपुलेशन को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अज्यूम नहीं करता, क्योंकि जो है कि ये नॉन पैरामीट्रिक में पॉपुलेशन नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। द टेस्ट स्टैटिक इज यूज्ड एज, तो ये इतनी सी इसमें बात थी एच टेस्ट में, ठीक है ना। तो ये 3 टेस्ट आपने करे हैं, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 30 सेकंड में आपको टाइम दे रहा हूँ, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि अभी अभी ताज़ा जो है कि आपने टेस्ट के बारे में पढ़ाई करी हुई है। तो आप बताइए भैया जो है कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट 30 सेकंड का समय है आपके पास, बताइएगा क्या आंसर होगा। फटाफट बताइए, ध्यान तो कहीं और ही है बच्चों का जो है, क्योंकि भाई साहब आज की डेट में क्या है ना कि इस तरह की जो है कि बच्चे परेशान, न्यूज़ वगैरह ऐसी सी आ रही कि जो है कि
बच्चे भी न्यूज़ में डूब करके, है ना, बताइए सबसे ज़्यादा कितने जो है कि करोड़ों से भैया व्यूज़ जा रहे हैं। मतलब जो है कि जो कांड हुआ है या बरेली में एसडीएम बनाया, लेकिन एसडीएम ने बताइए कैसा करा ऐसा, ये मतलब ये चीज़ बहुत ही गंदी लगती है मेरे लिए, है ना। ये जो है कि अब देखिए न्यूज़पेपर में क्या देख रहा हूँ मैं, एसडीएम बनाया, एसडीएम ने जो है कि काट दिया, है ना। ये चीज़ें हैं, मतलब जो है लोन लेके एसडीएम बनाया, वो सबसे दर्दनाक तो ये चीज़ है कि मान लो धोखा दे दिया, चलो वो भी चलो एक घड़ी मान लो बर्दाश्त कर लिया जाए, लेकिन सबसे जो दर्दनाक चीज़ है जो मतलब सोचने में बड़ा ऐसा लगता है कि उस बंदे ने इतना ज़्यादा जो है कि करा उसके लिए कि लोन लेके जो है कि उसके लिए एसडीएम बनाया, कि जो लोन लिया। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो अगर कोई व्यक्ति बाहर तैयारी करने जाता है ना, मान लो अगर वो आउट ऑफ स्टेशन है ना, और वो तैयारी करने जाता है वहाँ पर रुक के, तो नॉर्मली जहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर तैयारी वगैरह होती है, वहाँ पर जो है कि डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है बच्चों की, और जो है कि जो रेसिडेंशियल एरिया है वो कम पड़ जाते हैं। अब रेसिडेंशियल एरिया अगर कम पड़ जाएंगे तो भाई वहाँ पर एक्चुअल में हो गया था, कॉस्टिंग जाती है बढ़। जैसे कि नॉर्मली वहाँ से आपको जो है कि अगर बहुत ही बेकार से बेकार अगर रूम लोगे तो वो 5,000 से कम का नहीं मिलता, तो 5,000 मंथली ये खर्च। उसके अलावा जो है कि आपकी जो है कि 5,000 रुपये जो है कि आपकी जो है कि नॉर्मली खर्च वर्च खाने पीने में, अगर बहुत ही मतलब गृह स्तर का, गृह का ना कहो लेकिन जो है कि बिल्कुल निम्न स्तर का जो है वही अगर आप खाओ, नॉर्मल सादा भोजन उच्च विचार रखो, तब जो है कि 5 यानी 10,000 तो ये 10K, 10,000 तो ये चला जाता। उसके अलावा जो है कि बुक्स वगैरह मिला करके दुनियादारी, है ना, कॉपी पेन वगैरह मिलाकर ये आपका जो है कि 2,000 रख लो, 12,000 हो गया ये, 12,000 हो गया। उसके अलावा जो है कि उस जमाने में जो है कि अभी तो जो है कि सस्ती होने लगी आईएएस पीसीएस की तैयारी वगैरह, थोड़ा मान लो कि कॉम्पिटिटर आ गए हैं, वो जो है कि मान लो कि 1 रुपये पर डे के हिसाब चलाने लगे, बहुत अच्छी बात है, अच्छा स्टेप है, ठीक है। लेकिन पहले जो है कि यही जो है कि भैया 2 लाख 3 लाख जो है कि बाहर, तो यानी अब यही अगर आपने जो है कि अब सुना जा रहा है कि 2-3 साल तैयारी करी थी, है ना, तो यानी जो है कि अगर 12,000 साल 12 जो है कि आपका 1,44,000 यानी 1.5 लाख रुपये तो ये हो गया। अब 3 साल अगर करी तैयारी तो यानी जो है कि आपका ये 4.5 लाख रुपये हो गया। अब 3 लाख ये मान लो, यानी 7-8 लाख रुपए आज से जो है कि आप कह लो कि 10 साल पहले जो है एक अच्छा अमाउंट होता था, जो कि अगर आज की डेट में तो डबल हो जाएगा। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया अगर 14-15 लाख रुपए ले आओ तो आप अगर नॉर्मल बैकग्राउंड है तो आपको या तो घर जमीन बेचनी पड़ जाएगी, या फिर जो है कि आप बहुत ही मोटा कर्ज वगैरह लोगे, और फिर बढ़ते बढ़ते जो है कि आपका जो है कि हिसाब किताब भी बिगड़ जाएगा, आपका मामला हो जाएगा टेढ़ा। उसके बाद फिर व्यक्ति बन जाता है कुछ ना कुछ तो तसल्ली मिलती, चलो जो है कि भैया मान लो पैसा लगाया तो वो पैसा जो है कि उसका कुछ ना कुछ हमको रिजल्ट मिला। लेकिन जो है कि जिस व्यक्ति के लिए आपने इतना ज़्यादा करा, यानी जो बहुत बड़ी बात हुई ना, मतलब मैंने तो देखा है, और ऐसे केसेस आपने भी सुने होंगे कि जो है कि क्योंकि जो है कि थोड़ा अभी भी है, अभी टाइम थोड़ा लगेगा, क्योंकि जो है कि आप अगर देखोगे कि रूरल एरियाज़ में जो है कि एक्चुअल में जो सच्चाई है कि लेडीज़ को जो है कि पढ़ाई ही इसीलिए कराई जाती है ताकि उनकी शादी हो जाए, क्योंकि जो है कि अगर मान लो ग्रेजुएट नहीं है तो उनकी शादी में हो सकता है कि ये कहने में नहीं बनेगा कि लड़की 12वीं पास है, तो जो है कि अगर 12th पास आउट के बाद जो है अगर ग्रेजुएशन करा दिया नॉर्मली, तो ये होगा कि भैया लड़की जो है कि भैया ग्रेजुएट है, ये कहने में आ जाएगा तो इसलिए शादी हो जाएगी। ये घर वाले अपनी उसके लिए ये जो मामला सरल हो जाए या शादी करना आसान हो जाए इसलिए करवा देते हैं, और आज भी यही चल रहा है। लेकिन उस जमाने में यानी जो है कि कहने मतलब भाई शादी के बाद तो बिल्कुल पढ़ाई का मामला बात खत्म ही हो जाती है ना। लेकिन उस जमाने में जो है कि शादी के बाद भी जो है कि पीसीएस की तैयारी कराना, वो भी इतना मोटा पैसा खर्च करके जो है कि ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, यानी छोटी मोटी बात नहीं, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं करवा पाता, इसके अंदर बहुत ही जज्बा होता है। और जो है कि बिल्कुल जो है कि मतलब समझ रहे हो आप क्या लेवल, क्या उसने जो कि जो व्यक्ति है इसके ऊपर अब ये बीती इसको धोखा मिला है, उसके उसने क्या करा है ना, यू कैन आप अंदाजा लगा सकते हो। तो उस अब ये पीसीएस है भाई साहब, है ना, एसडीएम है। अब समझो पहले भाई साहब ये एसडीएम के अंदर क्या इतनी भी सोच नहीं होती है, इतनी तो अकल होती है एसडीएम के अंदर कि एक्चुअल में क्या करा इस बंदे ने मेरे साथ, और मैं रिटर्न में क्या दे रही हूँ। समझो पहले, अब मैं क्या बताऊँ, मैं किस पे आपके किससे क्या कहूँ, मैं आयोग से क्या कहूँ
कि आपने एसडीएम, क्योंकि पता नहीं आप अगर इंटेलेक्चुअल लेवल अगर आप चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है कि आपको ये आपने किस तरह से जो है कि इनका आपने आईक्यू चेक कर लिया, और जो है कि जो साइकोलॉजी का भी टेस्ट होता है ना, कि ऐसे व्यक्ति की साइकोलॉजी, तो मुझे नहीं लगता कि जो है कि टेस्ट वगैरह जो है कि वहाँ पर उसमें मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं, लेकिन हाँ समय के साथ भी हो सकता है उस समय सही हो, लेकिन समय के साथ परिस्थितियाँ बाद में, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत करी है, मतलब बंदा जो है कि रो रहा है सड़कों पे, और इससे सबसे जो बुरा इम्पैक्ट जो पड़ेगा, वो सबसे बुरा यहाँ पर इम्पैक्ट होगा, वो सबसे बुरा आपका यहाँ पर इम्पैक्ट ये पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर 100 लड़कियां भी अगर शादी की बात कल को जो है कि मान लो बाहर तैयारी वो किसी भी चीज़ की करने जाए, वो चाहे टीचर की तैयारी करने जाएँ या वो आईएएस पीसीएस की तैयारी करने जाएँ, तो वहाँ पर जो है कि उनके लिए 50%, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 50% तो केसेस ऐसे होंगे जो नहीं जाने देंगे। ये चीज़ है, यानी इन 50% लड़कियों, अब ये केस नेशनल हो गया पूरा, तो पूरे अब हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, अब एजुकेशन कितनी ज़्यादा कंपलसरी है, तो ये आप इसे नकार नहीं सकते हो कि नहीं ये बिल्कुल असर नहीं डालेगा, डालेगा 50% तक डाल देगा सर। तो समझिए कितनी लड़कियों की लाइफ जो है कि यहाँ पर इन्होंने, ये जो एसडीएम साहिब है इन्होंने खराब करी है ना। ये चीज़ है, सबसे बुरी बात तो ये, सबसे पहली चीज़ तो ये कि उस बंदे ने लोन लेके पढ़ाया था, सबसे तो मतलब जो कि एक बड़ा झकझोर देने वाली बात तो ये है। दूसरी झकझोर देने वाली बात आपकी आ जाती है कि भाई यहाँ पर जो है कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वट एवर द नाउ गर्ल्स हु डू एक्चुअली वांट टू स्टडी, और जो है कि वो कुछ अच्छा करना चाह रही हैं और जो कि बिल्कुल साफ है हृदय से, है ना, लेकिन जो है कि कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी उनके लिए, कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि बोलने में भी जो है कि अब हल्का सा उनको लगे, सही नहीं लगे शादी के बाद कि हमें हमें भी तैयारी करनी है, हमें एसडीएम का तो कोई नाम नाम नहीं लेगा आप एसडीएम का तो कोई कि मुझे एसडीएम की तैयारी करने जानी है, मुझे ये तो इतना तो पता है ना। क्योंकि जो है कि अगर नाम कोई अगर लेगा भी तो जो है कि वो यही कहेगा कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करने जानी है, मुझे सब गवर्नमेंट जॉब लेनी है, इतना कैसे कहेगा। लेकिन आपको कि आपको ये लेडी कहे कि मुझे एसडीएम की, मैं भी एसडीएम की तैयारी करने जाऊंगी, तो ये तो वर्ड जो है कि बहुत ही मतलब कलंकित कर दिया है भाई साहब इन्होंने, है ना, मौर्य जी ने कलंकित कर दिया इस शब्द को। तो कहने का मतलब जो है कि ये ऐसे इतने जो कृत्य हैं, इतने घिनौने कृत्य करने के लिए पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं भाई, है ना। और इनको देखो हासिल क्या हुआ बताइए, इनको जो है कि सिवाय बदनामी के, आप ये कह सकते हो कि सिवाय जो है कि अब कंट्रोवर्सी, हर व्यक्ति जो है कि एक तरीके से इन्हें जो है कि गलत बता रहा है, क्योंकि काम ही गलत है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और जो है कि एक्चुअल में जो सबसे बुरा लगा है वो ये लगा कि कंट्रोवर्सी जो है कि तो हो ही रही है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं। मान लो कि पूरा एक जिला जो है कि एक तो जिले के पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि बरेली बरेली, अब मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो एक जानने वाले करे यार तुम्हारे यहाँ ऐसा ऐसा हो गया, मैंने कहा भैया यार मेरे यहाँ हो गया, तो अब बताओ क्या कर सकते हैं, बताओ अब उसमें क्या करा जा सकता है, बताइए आप, है ना। तो ये अब दो चार लोग पूछ गए तुम्हारे यहाँ ऐसा हो गया, अरे भैया मैंने कहा भैया मेरे यहाँ का मतलब जो है कि जिला छोटा मोटा थोड़े ना, बड़ा जिला है, तो उसमें ये चीज़ें हैं। तो व्यक्ति जो है कि अब क्या करें, उन्हें ना कहीं की, मतलब ऐसे लोग सेल्फिश लोग होते हैं जिन्हें अपने जो है कि खुद के सुख की, चंद सेकंड्स के सुख की जो है कि वहाँ पर जो है कि उनके लिए उसके लिए जो है कि वो पूरे ज़िले को बदनाम कर देते हैं, वो एक पोस्ट की गरिमा को जो है कि सरेआम जो है कि बदनाम कर देते हैं, और जो समाज पे जो है कि नकारात्मकता का प्रभाव डालते हैं, और बहुत सी चीज़ें, मतलब जो है कि ये बिल्कुल, तो ऐसे लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्या कोई टिप्पणी क्या करूँ, मतलब कोई टिप्पणी ही नहीं करूँगा, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए, द एप्लीकेशन ऑफ एक्स टू टेस्ट एज अ पैरामीट्रिक टेस्ट विल बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो यहाँ पर जो है कि x2 का मतलब है भैया यहाँ पर काई स्क्वायर, ये आपका काई स्क्वायर टेस्ट है ना। तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, बिल्कुल भाई बात जो है कि इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी जो है कि इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो हमने पढ़ा था, ठीक है। टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, तो गुडनेस ऑफ फिट का नाम सुनते हैं बिल्कुल भाई, ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। लेकिन यहाँ पर जो गुडनेस ऑफ फिट जो है कि स्पेसिफिक टाइप, गुडनेस ऑफ फिट जो है कि यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। उसके बाद क्या तीसरा, क्या टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस
ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल साइज सैंपल। ये तो बहुत ही मैंने चीख के बोला था कि टेस्ट ऑफ यहाँ पर होता है पॉपुलेशन वेरिएंस का टेस्ट होता है, किसके बेस्ड जो कि सैंपल्स वेरिएंस के ऊपर जो है कि जो कि आपका पॉपुलेशन वेरिएंस का जो कि यहाँ पर पता कराता है, इसको टेस्ट कराता है। सैंपल्स वेरिएंस पहले पता होता है, उसके बाद जो है पॉपुलेशन वेरिएंस से पता होता है, उसके बाद जो है कि उस पर हम टेस्ट लगाते हैं। तो ये वाला जो है कि मैंने कई बार आपको स्टेटमेंट बोला था, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ सेवरल पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो है कि अब तीन है, अब यहाँ तो या तो ये भी होता कि 1 एंड थर्ड या 1, तो हम कहीं ना कहीं उस पर टिक करते, लेकिन एक्चुअल में है क्या कि यहाँ पर 1 सेकंड, तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि ये नवंबर 2017 में जो है कि क्वेश्चन जो है कि यूजीसी नेट ने पूछा है, और ये चीज़ें है, ठीक है ना। कॉमर्स का भी जो है कि ये पूरा सेम है, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का इकोनॉमेट्रिक्स सब कुछ सेम ही है, तो शायद कॉमर्स में ही पूछा गया, ठीक है ना। जेड टेस्ट आपका कौन सा है, अनोवा वगैरह। तो यहाँ पर देखते हैं, कंपेयरिंग द डिफरेंसेज इन द मीन वैल्यूज मोर देन 2, यहाँ पर क्या है मोर देन 2 सैंपल, तो मोर देन भैया 2 है, तो यहाँ पर मोर देन 2 का जेड तो होगा नहीं, और ये क्या है पैरामीट्रिक है, पैरामीट्रिक में मोर देन 2 जो है कि कंपेयरिंग वैल्यू आपका हो जाएगा अनोवा, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा अनोवा से, ठीक है, क्योंकि अनोवा क्या है एक्सटेंशन है जेड का, है ना, क्योंकि जो कि 2 पर सीमित हो जाता है, लेकिन ये मोर देन 2 की बात करता है। जेड टेस्ट आपका कौन सा हो जाएगा, जेड टेस्ट जो है कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ 2 लार्ज साइज सैंपल, यहाँ पर 2 वो भी लार्ज यहाँ पर दिख जाए, यानी जो है कि स्मॉल का आपका टी आ जाता है, लार्ज साइज सैंपल आ जाता है, और ये पैरामीट्रिक, तो आपका ये हो जाएगा जेड, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि यहाँ पर कंपेयरिंग ऑफ डिफरेंसेस इन मीन वैल्यूज ऑफ मोर देन 2 सैंपल, मोर देन 2 सैंपल हैं और नॉन पैरामीट्रिक है, मोर देन 2 है नॉन पैरामीट्रिक है, अब समझिएगा यहाँ पे आप मोर देन 2 है नॉन पैरामीट्रिक, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा एच टेस्ट हो जाएगा। और टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द 2 एट्रीब्यूट्स, ये आपका कौन सा हो जाएगा काई स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 एट्रीब्यूट्स के बीच में ये है ना सिग्निफिकेंस जो है कि 2 एट्रीब्यूट्स के बीच में पता करने के लिए आपका हो जाएगा काई स्क्वायर टेस्ट। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी और ए, बी ए डी सी, बी ए डी सी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है कि बी ए डी सी, आपका थर्ड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही, देखो मैंने बताया ना स्टेटमेंट दे रखे होंगे, स्टेटमेंट दे रखे होंगे, वहाँ पर यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच स्टेटमेंट इज मैचिंग विच ऑफ द टेस्ट, तो यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में हम स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस, यहाँ पर ये हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग और इन स्टेप्स को हम डिटेल में जो है कि यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टिल देन वी आर मतलब वी हैव डन फ्रॉम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, हमने जो कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को कवर कर लिया, पैरामीट्रिक टेस्ट को कवर कर लिया, उससे पहले पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के बीच में डिफरेंसेस हमने पता कर लिए हैं, और उससे पहले भी हम बहुत कुछ कवर करते हुए आ रहे हैं। जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग पिछली क्लासेस देखिएगा, ठीक है ना। और बाकी आपको अगर अच्छा लगा हो सेशन तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।